तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में, तेरा नाम जिस लम्हे में लूं बेहद मिले आराम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। Hello guys, my name is Aryan Gupta and welcome to this channel of Genius Classes. Today we will be study about difference between menstruation cycle and stress cycle. इससे पहले की क्लास में हम लोग ना menstruation cycle के बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग ना stress cycle के बारे में देखेंगे, परंतु अलग नहीं देखेंगे क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन menstruation cycle और stress cycle में डिफरेंस ही पूछता है। अलग से क्वेश्चन कि स्ट्रेस साइकिल क्या है ये बहुत कम मात्रा में पूछता है। अगर पूछेगा भी तो स्ट्रेस साइकिल की तरफ जो भी पॉइंट्स को बताया जाएगा उसको आराम से लिख सकते हैं। तो आज ना हम लोग देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल और स्ट्रेस साइकिल के बीच क्या मेजर डिफरेंसेज है। तो ये ना एग्जाम लेवल से बहुत वीवीआई टॉपिक है और ये बोर्ड लेवल में पूछता है, ठीक है। तो इसको ना सही से कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तरफ ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लिखें और एक तरफ स्ट्रेस साइकिल को लिखें। तो पॉइंट बाय पॉइंट करके इन दोनों टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। सबसे पहली बात की जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये प्राइमेट्स फीमेल और वो भी मैमल्स। देखिए ये दोनों साइकिल जो है सब मैमल्स में आते हैं। मैमल्स मतलब स्तनधारी में पाए जाते हैं। ये दोनों साइकिल जो है स्तनधारी में आते हैं, लेकिन जो प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं वो प्राइमेट्स मैमल्स में ना एमसी आता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। प्राइमेट्स मैमल्स के आधार पे कौन कौन हो गया, तो जैसे मंकी, एप्स जिसको लंगूर कहा जाता है, उसके बाद ह्यूमन। तो ये सब जो फीमेल्स हैं ये सब प्राइमेट्स मैमल्स है। और ये जो प्राइमेट्स मैमल्स है इसमें क्या आती है, एमसी आती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। लेकिन यही बात की जाए स्ट्रेस साइकिल के तो ये जो होता है नन प्राइमेट्स फीमेल्स में आता है, नन प्राइमेट्स मैमल्स। यानी कि नन प्राइमेट्स जो मैमल्स स्तनधारी है वो भी फीमेल स्तनधारी होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेस साइकिल होता है। जैसे कौन कौन, तो कैट हो गया, डॉग हो गया, डियर हो गया, काऊ हो गया, और फिर बोल सकते हैं जैसे रैट हो गया। ये सारे में ना नन प्राइमेट्स, ये सब जो नन प्राइमेट्स मैमल है और नन प्राइमेट्स मैमल्स में ना स्ट्रेस साइकिल होता है। एक्चुअली में नन प्राइमेट्स मैमल्स का मतलब ये हुआ जो सीजनल ब्रीडिंग करता है। एक छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए, सीजनल ब्रीडिंग। सीजनल ब्रीडिंग के मतलब ये हुआ कि जो मौसम के अनुसार अपना प्रजनक को बढ़ाता है, प्रजनक करता है। मौसम के जैसे कुत्ता को देखिए ठंडे के मौसम में प्रजनन करता है, तो वो जो मौसम के आधार पर जो प्रजनन करता है उसको नन प्राइमेट्स मैमल कहते हैं। ये सब नन प्राइमेट्स मैमल्स और ये सब में ना स्ट्रेस साइकिल होता है। कौन साइकिल होता है, स्ट्रेस साइकिल। दूसरा डिफरेंस यदि देखा जाए तो दूसरा डिफरेंस ये है कि जो प्राइमेट्स मैमल्स में जो एमसी होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो यदि बात की जाए ह्यूमन की, ह्यूमन में जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 28 डेज की होती है, एवरेज ड्यूरेशन। यानी कि एमसी जो होता है वो प्रत्येक 28 डेज पे ह्यूमन में क्या होता है, बार बार दोहराता है। एक साल में बात की जाए तो एक साल में लगभग 12 बार एमसी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो ड्यूरेशन होती है 28 डेज की होती है। लेकिन इसकी बात की जाए स्ट्रेस साइकिल की तो स्ट्रेस साइकिल की किसी प्रकार की ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। ये एक साल में एक बार भी होती है, 2 बार भी होती है और 2 से अनेक बार भी होती है। यानी कहने का मतलब ये एक ईयर में 1 टाइम्स भी होती है, 2 टाइम्स भी होती है, मोर देन 1 टाइम्स भी होती है, मोर देन 2 टाइम्स भी होती है, ठीक है। यानी कि अनेक बार भी होती है, 2 बार भी होती है, 1 बार भी होती है। तो इस प्रकार से अच्छा एक बताओ, जो यदि स्ट्रेस साइकिल जो मैमल्स में एक बार होती है साल भर में, यहाँ इन ईयर कर देती है, इन 1 ईयर मतलब एक साल में, तो एक साल में यदि स्ट्रेस साइकिल जो मैमल्स में एक बार होती है उसको ना मोनो स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है।
मोनो स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और यदि ये मोनो स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म का अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो इस मोनो स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल डियर है। यानी कि डियर एक मोनो स्ट्रेस क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जो 2 बार स्ट्रेस साइकिल लाता है, एक बार एक साल में जिसको 2 बार स्ट्रेस साइकिल आता है उसको डाई स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डाई स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ये कैट में होता है, डॉग में होता है। कैट और डॉग में देखा जाए तो डाई स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसमें ना एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा यानी कि अनेकों बार क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल होता है, उसको ना पॉली स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पॉली स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म, इसको पॉली स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये जो पॉली स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म एक अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो इसका अच्छा एग्जांपल रैट, यानी कि रैट में क्या होता है कि स्ट्रेस साइकिल जो होता है वो अनेकों बार होता है। तो इसकी ड्यूरेशन पीरियड 28 डेज का था, लेकिन इसकी ड्यूरेशन यानी कि एक साल में ये 12 बार हो सकता है। इसकी ड्यूरेशन पीरियड एक साल में 1 बार भी होता है, 2 बार भी होते हैं, अनेक बार भी होती है। इसकी टाइम क्या फिक्स नहीं है, यानी कि इसकी टाइम फिक्स नहीं है। 1 साल भी होती है, 2 साल भी होती है, 3 साल भी होती है। एक बात और देखिएगा, यदि बात की जाए इस स्ट्रेस साइकिल की, तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रेस साइकिल होती है तो जैसे ही स्ट्रेस साइकिल समाप्त होता है, जैसे ही स्ट्रेस साइकिल समाप्त होता है तो समाप्त होने के बाद वो जो फीमेल होती है वो पैसिव फेज में चल जाती है। पैसिव फेज में चल जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्ट्रेस साइकिल समाप्त होने के बाद जब ये पैसिव फेज में जाती है तो पैसिव फेज में जाने के बाद इसकी जो मेटिंग प्रोसेस है वो मेटिंग प्रोसेस इच्छा अनुसार नहीं करती है। यानी कि इसकी जो मेटिंग प्रोसेस का जो इच्छा होता है वो इच्छा क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि मानव में प्रजनन की जो संचाग्र करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये 2 डिफरेंसों को लिखे फिर आगे बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल और स्ट्रेस साइकिल में तीसरा डिफरेंस को देखा जाए तो तीसरा मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। यानी कि बोल सकते हैं कि दिस साइकिल प्रोसीड विथ लॉन्ग पीरियड। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जिस प्राइमेट्स मैमल्स में होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, क्योंकि इसमें बहुत से फेज पाए जाते हैं। फॉलिकुलर फेज होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, और भी फेज, बहुत से फेज पाए जाते हैं, ल्यूटियल फेज होता है। तो वो सारे फेज को मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बता चुका हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा फेज पाए जाने के कारण ये जो होता है लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और ये 6 से 7 दिनों तक चलता है, 4 से 5 दिनों तक चलता है। लेकिन यही स्ट्रेस साइकिल की यदि बात की जाए तो ये जो होता है, यानी कि दिस साइकिल प्रोसीड विथ शॉर्ट पीरियड। यानी कि ये जो साइकिल होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है जितना टाइम के लिए होता है, जिस शॉर्ट पीरियड के लिए होता है उसे हिट पीरियड कहते हैं। कौन पीरियड कहते हैं? हिट पीरियड। ऐसे भी कहा जाता है कि जब स्ट्रेस साइकिल किसी भी नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में आता है तो उस समय बोला जाता है कि वो जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स है वो क्या कर गई है, हिट कर गई है, यानी कि वो हिट पीरियड कहा जाता है। और एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो जो कौ है, कौ का हीट पीरियड 24 घंटा से 12 घंटा से 24 घंटा होती है, 12 घंटा से 24 घंटा। तो कौ की हीट पीरियड जो होती है 12 घंटा से 24 घंटा होती है, और ये ना शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। और ये भी बता चुका कि स्ट्रेस साइकिल जैसे ही समाप्त होता है तो यहाँ की नॉन प्राइमेट्स फीमेल्स यानी कि जो भी कौ, रैट वगैरह जो भी हो वो क्या होती है, तो वो पैसिव फेज में चल जाती है। पैसिव फेज में जाने का मतलब ये है कि उसकी जनन शक्ति जो है, यानी जनन क्षमता या जनन इच्छा अनुसार जो है, संसाग्र की इच्छा जो है वो क्या कर जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है।
ब्लड फ्लो जिसको ब्लीडिंग कहा जाता है, ब्लीडिंग। तो ब्लड फ्लो करता है ड्यूरिंग क्या, एमसी, यानी कि एमसी के दौरान क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन यही एस्टर साइकिल की बात की जाए तो एस्टर साइकिल में किसी प्रकार का ब्लड का फ्लो नहीं होता है, यानी कि ब्लड फ्लो जिसको ब्लीडिंग बोलते हैं, ब्लीडिंग इज नॉट अकर इन एस्ट्रस साइकिल, यानी कि ब्लीडिंग इस एस्ट्रस साइकिल में किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होती है। पांचवा डिफरेंस क्या है, तो पांचवा मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग वो रप्चर करता है, यानी कि रप्चर इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है, जो टूटी हुई इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो बाहर आ जाती है, एग्जिट कर जाता है। किसके द्वारा, तो एग्जिट ड्यूरिंग ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो के दौरान ये क्या होता है कि इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो क्या कर जाती है, ब्लड फ्लो के दौरान बाहर निकल जाती है। लेकिन एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है कि रप्चर इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, रप्चर इंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी कि इंडोमेट्रियम की जो रप्चर लाइनिंग होती है वो रप्चर तो होती है परंतु वो ना मतलब ब्लड फ्लो के साथ बाहर नहीं निकलती है, और ब्लड फ्लो होता ही नहीं है। मैं पहले ही बता चुका, एस्ट्रस साइकिल में ब्लड फ्लो तो होता ही नहीं। तो जब ब्लड फ्लो नहीं होता है तो इंडोमेट्रियम की जो रप्चर लाइनिंग है वो ब्लड के साथ बाहर कैसे निकलेगा, तो नहीं निकलता है। तो नहीं निकलता तो होता क्या है, इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया, अंदर ही अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अंदर ही अब्जॉर्ब होके ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग डीजेनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार से 5 अंतर अभी देखें, आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा अंतर के तौर पे देखेंगे कि क्या होता है कि जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, यानी कि ड्यूरिंग एमसी, जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो उस फीमेल में सेक्स अर्ज प्रोसेस है, यानी कि संसाग्र करने की जो प्रोसेस है वो फीमेल में इंक्रीज नहीं करता। इंक्रीज नहीं करता मतलब बढ़ता नहीं है, यानी कि जब एमसी फीमेल में चलते रहता है उस कंडीशन में फीमेल को ये इच्छा शक्ति नहीं जगती है कि मेल के साथ वो क्या कर सके, सेक्स कर सके। यानी कि ड्यूरिंग एमसी सेक्स अर्ज प्रोसेस इन फीमेल इज नॉट एनकरेज्ड, यानी कि किसी प्रकार की सेक्स अर्ज जो प्रोसेस है, संसाग्र इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ती नहीं है एमसी के दौरान। लेकिन यही बात की जाए एस्ट्रस साइकिल में तो ड्यूरिंग लिख सकते हैं, एस्ट्रस साइकिल सेक्स अर्ज प्रोसेस इज एनकरेज्ड, यानी कि क्या होता है कि एस्ट्रस साइकिल के दौरान जो फीमेल होती है वो फीमेल में सेक्स अर्ज प्रोसेस होता है से बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। और वो सेक्स अर्ज प्रोसेस जैसे ही बढ़ता है तो होता क्या है कि 7वां अंतर के तौर पर देख सकते हैं कि जब इसमें एमसी में यानी कि जो फीमेल की सेक्स अर्ज प्रोसेस नहीं बढ़ती है तो होता क्या है कि इसमें जो फीमेल होती है इसे एमसी के दौरान मेल को ये नहीं अलाउ करती है कि उसके साथ सेक्स कर सके। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग एमसी फीमेल नॉट अलाउड टू मेल फॉर मेटिंग प्रोसेस, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एमसी जब फीमेल में आता है तो एमसी के दौरान वो क्या होती है कि सेक्सुअल प्रोसेस तो होती ही नहीं, उसको में सेक्सुअल प्रोसेस ना होने के कारण क्या होता है कि वो जो फीमेल होती है वो मेल को मेटिंग प्रोसेस करने के लिए अलाउ नहीं करती है। परंतु यही बात की जाए एस्ट्रस साइकिल में, एस्ट्रस साइकिल में कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एस्ट्रस साइकिल फीमेल अलाउ, यहाँ पे डोंट अलाउ लिख सकते हैं, फीमेल अलाउ टू मेल फॉर मैटिंग प्रोसेस, यानी कि क्या होता है
कि जब एस्टर साइकिल किसी फीमेल में होती है तो फीमेल में एस्टर साइकिल आते हैं, उस समय क्या होता है कि फीमेल जो होती है इसे मेल को ये अलाउ करती है कि उसके साथ में क्या कर सके, मैटिंग प्रोसेस कर सके। तो ये ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल और एस्ट्रल साइकिल के बीच में 7 मेजर डिफरेंस को बताएं। ये एग्जाम लेवल से बहुत भी टॉपिक है, इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग ना एक बहुत अच्छा सा टॉपिक नेसेसरी कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन को लेकर आए हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन की जरूरी है, मतलब क्या ऐसा होगा जिसके कारण फर्टिलाइजेशन संभव है, उस बात को देखेंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि निषेचन होने के लिए मैं आप लोग को ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बता चुका हूँ कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है कि ओव्यूलेशन की जो क्रिया होती है, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल से 14वां दिन बाहर निकलता है। यानी कि 14वां दिन 24 डेज क्या होता है, एग्जिट करता है कौन, सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट 14वां दिन बाहर निकलता है। तो जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट 14वां दिन बाहर निकलता है तो वो ना 48 से 72 घंटा के लिए एक्टिव होता है। यानी कि 48 से 72 घंटा के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि सक्रिय रहता है। इसके बाद यदि 48 से 72 घंटा के बाद यदि किसी प्रकार के भी स्पर्म इससे आके ना फर्टिलाइज करने की चाहेगा तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ना फिर इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो क्या होता है कि 14वां दिन जैसे सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है तो 48 से 72 घंटा तक ये क्या होता है, मतलब एक्टिव फॉर्म में रहता है। और ये कहाँ पे रहता है, तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर रहता है। यानी कि बोल सकते लगभग 2 दिनों तक, यानी 14वां दिन से निकलने के बाद लगभग 2 दिनों तक ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। दूसरी बात कि जैसे ही मेल से शुक्राणु निकलता है तो शुक्राणु के भी जो एक्टिव फॉर्म में रहने की पीरियड है वो 24 से 48 घंटा है। 24 से कितना घंटा है, 48 घंटा। यानी कि जो शुक्राणु होती है, स्पर्म होती है, वो 24 से 48 घंटा ही एक्टिव फॉर्म में होती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ओव्यूलेशन क्रिया होती है, यानी कि एमसी से 14 दिन बाद, यानी कि एमसी से 14 दिन बाद जैसे ही ओव्यूलेशन क्रिया होती है तो उसी 14 दिन बाद से जो 2 दिनों तक जो ओवम है, यानी सेकेंडरी ओसाइट जो फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है, यदि उसी पीरियड में यदि इजैकुलेशन होता है, उसी पीरियड में क्या होता है, इजैकुलेशन। और इजैकुलेशन होने के बाद उसी पीरियड में यदि सेकेंडरी ओसाइट को क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, अन्यथा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसीलिए डॉक्टर भी जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता है उनको सलाह देते हैं कि आप एमसी के जो चक्र है, यानी कि एमसी पीरियड जो है उसको पर ध्यान रखिए। क्योंकि ना ओव्यूलेशन के जस्ट 2 दिन बाद, 1 दिन बाद यदि स्पर्म को उसको मिल जाता है सेकेंडरी ओसाइट को तो फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है। तो ये पहला था नेसेसरी कंडीशन। दूसरा नेसेसरी कंडीशन क्या है, दूसरा नेसेसरी कंडीशन ये है कि फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार की इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी कि इन्फेक्शन, नॉट इन्फेक्शन इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो मादा की होती है, फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें किसी प्रकार की इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की इन्फेक्शन होती है तो क्या होता है कि ओवम जो होता है या सेकेंडरी ओसाइट जो होती है, वो सेकेंडरी ओसाइट क्या हो जाती है, डीजेनरेट, नष्ट होने की चांस हो जाती है। और उसकी फर्टिलिटी जो शक्ति है, फर्टिलिटी पावर जो होती है वो घट जाती है। यानी कि इन्फेक्शन किसी प्रकार के फैलोपियन ट्यूब में नहीं होना चाहिए। तीसरा बात क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, नॉट स्वेलिंग। स्वेलिंग के मतलब ये हुआ कि फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार की सूजन नहीं होना चाहिए। यदि सूजन रहती है फैलोपियन ट्यूब में तो जो अंडाणु है, ओवम जो है, वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता है। और नहीं जा पाने के कारण क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। चौथा बात ये है फर्टिलाइजेशन होने के लिए कि वो जो स्पर्म होना चाहिए मेल का, वो स्पर्म जो होना चाहिए वो एक तो हेल्दी होना चाहिए और दूसरा एक्टिव होना चाहिए।
हेल्दी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और जब हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी स्पर्म, तभी जाकर वो ओवम को क्या कर सकेगी, फर्टिलाइज कर सकेगी। एक बात और, जैसे मेल से एक बार इजैकुलेशन जब होता है तो मेल के एक इजैकुलेशन से लगभग 20 करोड़ स्पर्म निकलता है। 20 करोड़ मेल के एक इजैकुलेशन से लगभग 20 करोड़ स्पर्म निकलता है। और ये 20 करोड़ स्पर्म जो निकलता है, यही ना नेसेसरी कंडीशन बनता है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि एक ही स्पर्म जो होता है वो जाता है और ओवम को क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। तो बहुत से स्पर्म जो होते हैं से डीजेनरेट हो जाते हैं, वो फर्टिलाइजेशन में आप लोग को बताऊंगा। लेकिन ये जानिए कि एक इजैकुलेशन में मेल के 20 करोड़ स्पर्म निकलता है। और ऐसा माना गया है कि यदि मेल के एक इजैकुलेशन में 6 करोड़ से कम स्पर्म निकलता है, 6 करोड़ से यदि कम स्पर्म निकलता है, तो उस कंडीशन में मेल की जो फर्टिलिटी पावर है, यानी कि फर्टिलाइज करने की जो पावर है, वो नहीं होता है। यानी कि एक इजैकुलेशन में 6 करोड़ से अधिक स्पर्म का निकलना बहुत जरूरी है। तो अभी देखें हम लोग कि नेसेसरी कंडीशन फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या था। इसके बाद आगे देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है, अगला लेक्चर में देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक्स।